एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परीक्षा अध्ययन 2.0 पर। सीटेट की प्रिपरेशन जनवरी 2024 के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 जनवरी 2023 को पेपर 1 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको। तो आइए सेशन से जुड़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए थे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर सेशन अच्छा लग जाए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ए और बी अंक हैं तथा तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर 6, 2, 3 है और यहाँ पर 4, 1 ए है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद बी 0, 8 मिला। तो यहाँ घटाना है तो ए में क्या मान रख दें कि 3 में से घट के 8 आ जाए। तो आप जानते अगर मैं ए का मान 5 रख दूं तो 5 रखने पर 3 से 5 नहीं जाएगा, तो 2 से 1 उधार लेना पड़ेगा। तो 2 से 1 उधार लेंगे तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। 13 में से अगर यहाँ पर 5 रखा तो 13 में से 5 जाने के बाद 8 बच जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन जब हमने 2 से 1 उधार लिया तो 2 के स्थान पर कितना बचा, केवल 1 बचा। अब 1 में से 1 घट करके 0 हो जाएगा, तो ये भी सही हो गया। और 6 में से 4 जाएगा तो बी का मान कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ जाएगा। यानी ए रखने पर 8 मिल गया और 6 में से 4 गया तो बी का मान 2 आ गया। इस प्रकार पहला विकल्प ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि जेम्स ने कुछ फूलों को 4 स्तंभों में इस प्रकार व्यवस्थित किया। तो वही हम पहले 4 स्तंभ बना लेते हैं। एक स्तंभ ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। अब उसने कहा कि प्रत्येक स्तंभ में 6 फूल हैं, तो सब में 6 फूल हो गए। तो चारों स्तंभ के फूल कितने हो गए, 6 चौको 24, यानी 6 को 4 से गुणा करा तो 24 मिल गया। अब ये कह रहा है कि यदि जलील इन फूलों को 8 स्तंभों में व्यवस्थित करना चाहता है तो प्रत्येक स्तंभ में कितने फूल होंगे, ताकि प्रत्येक स्तंभ में फूलों की संख्या समान हो। तो अब स्तंभ कितने हो गए, 8 हो गए हैं और फूलों की संख्या तो 24 है। तो 8 स्तंभों से हमें क्या करना पड़ेगा, कुल फूलों की संख्या को भाग करना होगा। तो इसलिए हमने फूलों की संख्या निकालने के लिए 24 को 8 स्तंभों से भाग कर दिया, तो 8 त्रिक 24, यानी कि प्रत्येक स्तंभ में 3 फूल रखने होंगे। तो 8 स्तंभों में समान यानी 3 फूल हो जाएंगे। तो इस प्रकार दूसरा विकल्प जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3 मित्र एक मिठाई की दुकान पर गए, जहां दुकानदार ने उन्हें 3 प्लेटों में बड़े दिए। बड़ों की कुल संख्या 12 थी। प्लेटों में रखे इन बड़ों की संख्याओं को यदि उचित रूप से व्यवस्थित किया जाए तो ये 3 क्रमागत सम संख्याएं होती हैं। एक प्लेट में रखे बड़ों की अधिकतम संख्या क्या थी। तो आइए पहले देखते हैं। तो आपको मालूम है कि टोटल बड़े कितने हैं, 12 हैं। क्लियर। अब प्लेटें कितनी हैं, 3 हैं। तो हम औसत निकाल सकते हैं कि 3 प्लेटों में प्रत्येक प्लेट में कितने बड़े रहे होंगे, औसत निकालें। तो 12 यानी योग ही तो एक प्रकार से है, क्योंकि तीनों प्लेटों का जोड़ करके बताया 12 है। यानी जो 12 है वो क्या है, तीनों प्लेटों की कुल संख्या का है, योग है। तो 12 हो गया और प्लेटें 3 थी तो हमने डिवाइड करा तो मिला 3 चौको 12, यानी औसत निकल करके कितना आया, 4 आया। कि प्रत्येक प्लेट में 4 बड़े हो सकते हैं। अब चूँकि औसत 4 हो गया तो औसत जो होता है वो कहाँ होता है, बीचों बीच में होता है। और उसने बोला कि ये तीनों जो प्लेटें हैं इनमें जो बड़े हैं वो सम संख्या में हों। तो 3 क्रमागत यानी क्रम से हैं। तो 4 के पहले सम संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। और 4 के बाद कौन होगी, 6 होगी। यानी पहली प्लेट में 2, दूसरी प्लेट में 4 और तीसरी प्लेट में 6 बड़े प्राप्त होंगे। तो प्रश्न ने पूछा कि अधिकतम एक प्लेट में कितने हो सकते हैं। तो आपने देखा अधिकतम कितने हो सकते हैं एक प्लेट में, वो 6 हो सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 6 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको अच्छी समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट या क्वेरी होती है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम उसको जब नेक्स्ट सेशन लेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लतीफ़ रोट नंबर 2 to 50 ऑन ए शीट ऑफ पेपर। यानी यहाँ पर ये सवाल जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है, आगे आपको हिंदी वर्जन मिलेगा। तो यहाँ पर हिंदी वर्जन है। यहाँ पर लिखा है कि लतीफ़ ने कागज़ की एक शीट पर 2 से 50 तक की संख्याएँ लिखी। उसने 2 पर घेरा लगाया तथा 2 के सभी गुर्जों को काट दिया। फिर उसने उस न्यूनतम संख्या पर घेरा लगाया जिस पर घेरा नहीं लगा था या जिसे काटा नहीं गया था।
फिर उसने इस न्यूनतम संख्या के सभी गुणजों को काट दिया। यह प्रक्रिया तब तक जारी रखी गई जब तक सभी पूर्ण संख्याएं पूरी तरीके से कट नहीं गईं। तब स्टेटमेंट दिया हुआ कि 17 पर घेरा लगाया गया और दूसरा स्टेटमेंट है कि 17 एक अभाज्य संख्या है। अब निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो मतलब यहाँ पर 2 से 50 तक की संख्याएं लिखी थी और सबसे पहले उसने क्या करा, 2 पर घेरा शुरू किया और 2 की जितने भी गुणज थे उनको काट दिए। तो अब आप बताइए, अगर 2 से 50 तक संख्याएं लिखेंगे और 2 पर घेरा करेंगे तो 2 से गुणज होने का मतलब कि जितनी भी सम संख्याएं होंगी सब कट जाएंगी। 2 से 50 तक जितनी भी सम संख्याएं होंगी सब 2 की ही गुणज होती हैं, तो वो तो सारी कट गई, इसलिए मैंने उनको नहीं लिखा। मैंने जो उनके छोड़ करके जो विषम संख्याएं थी उनको यहाँ पर राइट डाउन कर रखा हुआ है। अब बात करेंगे हम कि 2 तो कट गया, उसके बाद जो न्यूनतम संख्या कौन सी है? कटने के बाद जो न्यूनतम संख्या उसको घेरा करा गया प्रश्न के अनुसार। तो अगली जो न्यूनतम संख्या वो 3 है, तो मैंने घेरा किया 3 पर। अब 3 का पर अगर मैंने घेरा किया है तो 3 के जितने भी गुणज होंगे उन सबको काटेंगे। तो 3 का पहला गुणज यहाँ पर आपको 9 मिल रहा है, इसको काट दिया। अगला 15 मिल रहा है, इसको काट दिया। 21 मिल रहा है, इसको काट दिया। 27 मिल रहा है, इसको काट दिया। फिर 33 कट गया, उसके बाद ये 39 कट गया और उसके बाद यहाँ पर 45 कट गया। इस प्रकार हमने यहाँ पर जो भी कटने वाले थे उनको मैंने 3 के सभी गुणजों को काट दिया। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी मिल रही है? हर बार क्या करना है, संख्या को, सबसे छोटी संख्या को घेरा करना है और उसके जितने भी गुणज हों वो काट देना है। यही प्रश्न ने कहा है। तो अगला हमारा जो छोटी संख्या मिली वो 5 मिली, यानी अब हमें 5 के गुणज जो होंगे उनको काटना होगा। तो 5 हो गया। अब 5 का गुणज हमें मिल रहा है, यहाँ तो कहीं पर है नहीं, 5 का एक गुणज 25 मिला, तो 25 को काट दिया और उसके बाद 35 को काट दिया। उसके बाद अब कोई नहीं बचा। अब सबसे छोटी संख्या जो बची वो कौन सी होगी? 7 हो गई। तो अब 7 के गुणजों को काटेंगे तो 7 का एक गुणज 14 होता, तो वो है नहीं यहाँ पर। तो 7 का अगला गुणज हमें मिलेगा तो यानी 7 जो था उसका कोई भी गुणज यहाँ पर उपस्थित नहीं है, केवल अंत में एक जो है वो है, वो 7 है। उसके बाद अब अगला जोड़ा लेंगे, 11 लेंगे। तो ये हमने 11 ले ली। अब 11 के जो भी गुणज उनको काटेंगे तो 11 का कोई भी गुणज यहाँ पर उपस्थित शायद नहीं होगा। चेक करके देख ली, जो भी गुणज होंगे उनको काट देंगे। तो 11, 33, 44, 55, तो कोई नहीं बचा। अब 13 आ गया। अब 13 का गुणज काटेंगे तो 13 का कोई गुणज यहाँ पर है ही नहीं। 13 दूना 26, 13 39, 39 पहले ही कर चुका है। 13 चौको 52, इसका भी नहीं बचा। तो यानी अगला कौन सा बचा? 17। और आप देखेंगे 17 है, 17 का इन सब का कोई भी गुणज नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर इसने कहा कि 17 पर घेरा लगाया गया, तो 17 पर घेरा लगाया गया, सत्य है। 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 एक अभाज्य संख्या भी है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। इसका मतलब कि पहला स्टेटमेंट जो है वही सही आंसर हो जाएगी। एक क्या है? सत्य है। 17 पर घेरा लगाया गया होगा, क्योंकि 17 पर घेरा जो न्यूनतम संख्या उस पर हमने लगाया। उसके बाद उसके गुणजों को काटा। 17 एक अभाज्य संख्या, ये भी सही है। तो पहला स्टेटमेंट ही सही आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये सेट में मुझे लगता है जो भी प्रश्न थे वो सब लॉजिकल थे। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत पड़ गई, थोड़ा दिमाग लगाओगे उसके बाद ही आप इसको कर पाओगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हन्ना के पास 10 कार्ड हैं जिन पर 0 से 9 तक के अंक लिखे हुए हैं। यानी एक पर 0 लिखा है, दूसरे पर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5, 6, 7, 8 और ये 9 अंक हो गए। उसके बाद कह रहा है कि वह इन कार्डों के उपयोग से अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना, यानी अंकों को दोहराना नहीं है, और 3 अंकों की संख्याएं बनाना चाहती है। यदि वह 4 और 5 का प्रयोग करके संख्या बनाना चाहती है तो तीनों अंकों की संख्याएं जो 9 से विभाज्य हों वो कितनी होंगी? तो ये देखते हैं। तो पहली संख्या अगर मैं 4 ले लूँ, क्योंकि इन दोनों का तो उपयोग करना ही है, और दूसरी 5 ले ली। अब इसके बाद 0 से लेकर के 9 में से कौन सी संख्याएं हम उपयोग कर सकते हैं उस पर बात करें तो अब आप 4 और 5 के पीछे क्या लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर लिखा है 9 की संख्या 9 से विभाज्य हो, तो 9 से कब विभाज्य होती है? जब उन अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए।
तो यहाँ पर इसके पीछे वही संख्या लिखेंगे कि सभी को जोड़ने पर 9 आ जाए। जैसे कि 4 5 के पीछे अगर मैं 0 लिख दूँ तो इसका योग कितना आएगा, 9 ही आएगा। और कोई संख्या ना 1 रख सकते हैं, 1 रखेंगे तो 5 4 9 10 हो जाएगा, ना 2 रख सकते हैं, ना 3 रख सकते हैं, ना 4 रख सकते हैं, ना 5 6 7 8 कोई भी नहीं सकते। लेकिन 4 5 के पीछे एक और रख सकते हैं, वो 9 है। यानी अगर 0 रखेंगे तब भी इन तीनों का योग जो होगा वो 9 होगा, और अगर 9 रखेंगे तो इन तीनों का योग 18 हो जाएगा। तो 18 भी 9 से कट जाता है, यानी कि इन दोनों के पीछे 0 और 9 लिखे जा सकते हैं। अब इन्हीं को उल्टा करके हम देख सकते हैं कि कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो ये देखते हैं, तो 4 यहाँ पर कर लिया, अब 0 आगे कर लिया, 5 को पीछे कर लिया, फिर अगले में हमने 5 को आगे कर लिया, 4 को पीछे कर लिया, इसके बाद मैंने 4 को बीच में कर लिया, इसको पीछे कर लिया। तो इस प्रकार से बन गई संख्या हमारी। और देख सकते हैं कितनी बन सकती हैं, 450 हो गया, 405 हो गया, 504 हो गया, 540 हो गया। अब इसमें देखिए कितने बन सकते हैं। जैसे इसमें 4 था, 9 को आगे कर दिया, 5 को पीछे कर दिया, फिर 4 को पीछे कर दिया, 9 को आगे कर दिया, 9 को आगे कर दिया, 4 को पीछे कर दिया, इस प्रकार हो जाएगा। फिर 5 को आगे कर लिया, 9 को बीच में कर दिया, इस प्रकार हो गया। और उसके बाद इस प्रकार हमने देखा हमारे पास कितनी कुल 8 हो गई। और देखिए कौन सी बन सकती है हमारे पास, और ये बन सकती है हमारे पास 450। और बन सकती है 9 को अगर आगे कर लें, 4 को बीच में कर लें, 5 को पीछे के तो 945 बन सकती है। और इसके बाद यहाँ पर बन सकती है 500 5 4 9 यानी 549 बन सकती है। इस प्रकार हमने देखा टोटल कितनी संख्याएं बन गई हमारे पास, 10 बन गई। तो इसका जो तीसरा विकल्प होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको लॉजिक ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको सोच करके आगे पीछे क्रम बदल करके लिखना होगा। तो यह भी एक अच्छे प्रश्नों में से आपका है, तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट प्रश्नों में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत आसानी से प्रश्न का उत्तर आप नहीं निकाल पाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट तो करके लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3 कपों ए बी और सी में समान रूप के माप के कंकड़ इस प्रकार रखे जा सकते हैं। ए में 4 कंकड़ों के रखे जाने की क्षमता है, यानी ए की क्षमता 4 है, बी की 6 है और सी की 12 है। किसी गड्ढे को भरने के लिए सी का उपयोग 2 बार किया जाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं, गड्ढे की क्षमता फिर पता चल जाएगी हमें। जो कैपेसिटी मतलब सी बोले तो कैपेसिटी वो कितनी होगी, क्योंकि अगर गड्ढे को भरना है तो जो सी वाला है उसका उपयोग हमें 2 बार करना पड़ता है, और सी की क्षमता एक बार में 12 है, तो 2 बार डालेंगे तो 12 गुणे 2 यानी कितना आ जाएगा 24, यानी गड्ढे की क्षमता हो गई 24। अब कह रहा है कि मान लीजिए कि इस गड्ढे को केवल ए और बी के उपयोग से भरा जाना है। यदि कप बी का उपयोग 2 बार किया जाए तो कप बी और कप बी की जो क्षमता है वो कितनी है 6 है। तो कप बी अगर पहले प्रयोग करा जाए तो कप बी का अगर 2 बार प्रयोग करेंगे तो 6 दूनी 12, ये तो 12 हो गया। टोटल गड्ढे की क्षमता 24 थी, जब कप का 2 बार प्रयोग करा बी का तो 12 निकल गया 24 में से, तो कितना बचा 12 बचा। अब इसको कौन भरेगा, ए भरेगा। तो ए को कितनी बार प्रयोग करना पड़ेगा इसको भरने के लिए, तो ए को भरने के लिए क्योंकि बचा 12 है और ए की क्षमता 4 है तो भरेगा 4 से भाग करने पर 4 3 12, यानी 4 4 के भरेगा, 3 बार में तुम्हारा भर जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन जो है मैं कई बार हर सेट में करवा चुका हूँ, तो इसको तो आप कर ही ले सकते हैं, इसको आप करिए, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यहाँ पर केवल आपको 90 से गुणा करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पैरेललोग्राम हैज फॉलोइंग नंबर्स ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एक समांतर चतुर्भुज में सममित रेखाओं की संख्या निम्न होती है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ इससे पहले वाले जो सेट्स थे उसमें कि जो समांतर चतुर्भुज और विषम बाहु त्रिभुज होता है, समांतर चतुर्भुज और विषम बाहु त्रिभुज इन दोनों में लाइन ऑफ सिमेट्री 0 होती है, तो इसमें भी क्या होगी 0 होगी। और यहाँ पर मैंने दे भी रखा, जैसे पतंग है, पतंग में लाइन ऑफ सिमेट्री 1 होती है, आप याद रखिएगा इसको। ट्रेपेजियम में समलम में नहीं होती है, 0 होती हैं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में इसमें 1 होती है। और इरेगुलर अगर कोई आकृति है
पॉलीगॉन है तो उसमें भी कितनी होती है, 0 होती है। स्क्वायर में 4 होती है, रेक्टेंगल में 2 होती है, और पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज में कितनी होती है, 0 होती है। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज में 2 होती है, जो इसके विकर्ण के आधार पर काटने पर बनती है। तो ये आप लाइन ऑफ सिमेट्री आप याद रखिए कि किसमें कितनी होती हैं, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपसे सीटेट में एक पूछा ही जाता है, और ये सीटेट का बहुत ही जो है पसंदीदा प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न गुणों के आधार पर आकार की पहचान कीजिए। लिखा है इसकी 4 भुजाएं हैं, तो 4 भुजाएं तो दोनों में हैं, ठीक है। या एक बंद आकृति है तो बंद आकृतियाँ दोनों हैं, ये भी ठीक है। सममुख भुजाएं समांतर हैं, तो ये कौन है, ये है आयत और ये है वर्ग। तो आयत और वर्ग की बात करें तो आयत की भी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे इसके सामने ये वाली है बराबर, और इसके सामने ये वाली बराबर। इसी प्रकार वर्ग में सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं और ये वाली बराबर हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं सभी कोण बराबर होते हैं, तो चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो, आयत में भी 90 डिग्री का कोण बनता है सभी चारों के चारों, और वर्ग में भी 90 डिग्री के कोण बनते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो एक वर्ग होता है वो आयत होता है, वर्ग एक आयत होता है, लेकिन आयत एक वर्ग नहीं होता है। क्योंकि जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं हम बराबर कह सकते हैं कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और वर्ग के बारे में हम यह भी कह सकते हैं कि उसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो भी बराबर होती, क्योंकि जब इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं तो इसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर ही होंगी। तो जो वर्ग होता है वो आयत के गुणों से फुलफिल हो जाता है, लेकिन एक आयत जो होता है वो वर्ग के गुणों से फुलफिल नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग आयत होता है, तो इसलिए इसका क्या आंसर होगा कि भाई सभी चारों भुजाएं हैं, आकृति बंद है, सम्मुख भुजाएं भी समांतर हो जाती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री अर्थात समान है। तो यह एक आयत भी हो सकता है और एक वर्ग भी हो सकता है, तो इसका तीसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित अक्षर धनराशि निरूपित करते हैं। ए का मान 10 रुपये है, बी का मान 20 रुपये, सी का मान 5 रुपये, डी का मान 2 रुपये, ई का मान 50 पैसे। तो निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन 45 रुपये 50 पैसे के बराबर नहीं है। तो आइए पहला देखते हैं। पहले में ए अगर 4 के बराबर है तो ए का मान 10 है, तो ए का मान यहाँ निकल करके आएगा 40 आ जाएगा। बी 0 है तो उसका जरूरत नहीं, सी 0 है, डी का मान 2 है और डी 2 है और डी का मान 2 रुपये है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे ई 3 है और उसका मान 50 पैसे, यानी ये बना 1.5 रुपये। तो जोड़ेंगे तो 40 4 44 और 1.5 जोड़ के 45 हो जाएगा, यानी पहले विकल्प में तो हो सकता है। और ये चौथा देखते हैं। ए का मान कितना है, 1 है, ए 1 है और ए का मान 10 है, यानी कुल रुपये बने 10। बी का मान 2 है और बी 2 है और बी का मान 20 है, तो 20 दूना 40 हो जाएगा। सी का मान प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि 0 है, डी भी 0 है और ई कितना है, 1 है। ई 1 है मतलब 50 पैसे, कितना हुआ 50 पैसे हो गया। अब सबको जोड़िए तो ये तो भैया 40 10 50 हो गया और 50 रुपये 50 पैसे हो गया, 50 रुपये 50 पैसे हो गया, जो कि 45.5 के बराबर नहीं है। इसलिए चौथा विकल्प भी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको गुणा करके देखना कि कौन सा मान 45.5 के बराबर नहीं है, वही आंसर होगा। तो इस सेट में जितने भी क्वेश्चन अभी तक मिले हैं सारे कैलकुलेटिव थे और थोड़ा बहुत आपसे सोचने पर जोर दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भुजाओं 4 और 6 सेंटीमीटर वाली एक आयताकार, अगर लंबाई इसकी 6 हो गई और चौड़ाई 4 हो गई वाली एक आयताकार शीट को 4 समान छोटे आयतों में विभाजित किया गया, तब प्रत्येक छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो लंबाई और चौड़ाई आपको 4 और 6 दे रखी थी, तो यहाँ से इसको क्या करा, 4 में बांट लिया, 4 आयताकार टुकड़ों में बांट लिया, और वो भी 4 के चारों टुकड़ों कैसे हैं, समान क्षेत्रफल के हैं। तो बड़े क्षेत्रफल को अगर हम 4 से भाग कर दें, क्योंकि 4 छोटे बराबर भाग किए गए हैं, तो निकल के आ जाएगा। तो बड़े का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 × 6, और हैं कितने, 4 आयत बनाए हैं, तो 4 से पूरे को भाग कर दे, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 6, यानी एक छोटे आयत का क्षेत्रफल जो होगा वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका विकल्प दूसरा सही आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप बहुत आसानी से कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षक एक तुला के दोनों पल्लों में रखने के लिए निम्नलिखित वस्तुएं देती है, ताकि पहली वस्तु पहले पल्ले में रहे तथा दूसरी वस्तु दूसरे पल्ले में रहे। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जब पहला पल्ला नीचे रहता है।
तो एक नोटबुक सभी पुस्तकों के साथ स्कूल बैग, तो ये तो स्कूल बैग भारी हो जाएगा, तो दूसरा पल्ला भारी हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, एक नोटबुक, अब नोटबुक सिंपल सी बात, ज़्यादा उसका भार होगा और चाक हल्की होगी, यानी दूसरा ऑप्शन ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बाकी चेक करने की हमें अब कोई ज़रूरत है नहीं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी कक्षा के विभिन्न सेक्शनों ABCDE में विद्यार्थियों की संख्याएं निम्न सारणी में दी गई हैं। सेक्शन दिया हुआ, विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। अब सेक्शनों के किन युग्मों में विद्यार्थियों की संख्याओं का अंतर समान है, तो वही देखना है। तो पहले विकल्प में A, C और DE दिया है। A, C में देखेंगे तो A में 40, C में 42, दोनों का डिफरेंस आया 2 का। D और E में देखें, D में 32, E में 36, दोनों का डिफरेंस आया 4। तो इसमें तो पहले वाले में तो समान नहीं है दोनों का अंतर, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा AB है, AB में डिफरेंस 4 और 43 में से 3 का आया, 3 का हो गया। C और D में 42 और 32 यानी 10 का अंतर हो गया, तो यहाँ भी अंतर समान नहीं है, तो दूसरा भी गलत हो गया। अब तीसरा में देखते हैं, A और E, A में 40, E में 36, यानी दोनों का डिफरेंस आया 4। D में 32, E में 36, दोनों का डिफरेंस आया 4। तो तीसरे विकल्प में दोनों में अंतर क्या है, समान, इसलिए तीसरा विकल्प ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए, 2, 3, 5, 7 और 11। अब एवरेज निकलता है, सभी को जोड़ करके पदों से भाग कर देते हैं औसत निकालने के लिए। तो एवरेज बराबर सबको जोड़ें, तो 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 1, 18, 28 हो जाएगा। और संख्याएं कितनी हैं, 5 हैं, तो 5 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि योग बटा संख्या होता है एवरेज। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 और 3 बचेगा, 5 छक्के 30, यानी 5.6 आ गया, जो कि चौथे विकल्प में, तो यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित पैटर्न में अगली 2 प्रविष्टियों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद एक अल्फ़ाबेट आ गया F, फिर 5, 6, 7, उसके बाद फिर एक अल्फ़ाबेट आ गया E, अब 9, 10 और इसके बाद क्या आएगा, 11 आएगा। और अल्फ़ाबेट क्या घटते क्रम में है, पहले F है, उसके बाद एक घटा, F से एक घटा तो E हो गया, अब E से भी एक घटेगा तो D आ जाएगा, तो 11D, इसका जो आंसर होगा 11 और D होगा। देखिए कौन से विकल्प में है, अरे ये तो किसी विकल्प में नहीं है, तो पहला वाला ये ऑप्शन, आप यहाँ पर D, T की बजाय क्या कर सकते हैं, D कर लीजिए, थोड़ा गलत हो सकता है, मुझे हो गया होगा। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे इस सेशन के सारे प्रश्न। अगर प्रश्नों की जो श्रृंखला थी आपको समझ में आई है, तो अब आपकी बारी है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को रिकॉर्ड करने में थोड़ी मेहनत लगती है। अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। अगर वीडियो देखने के लिए आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। तो इस क्लास यानी सेशन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका समय शुभ रहे।